क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, समझना यार। अगर हमारे पास ये दो वेक्टर हैं, वो ए वेक्टर ही है, ओ बी ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, और स्मॉलेस्ट एंगल बिटवीन टेल टू टेल वो कितना है, थीटा। तो क्रॉस प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट, इसको रिप्रेजेंट हम किससे करते हैं, ए क्रॉस बी। आउटपुट हमारे पास क्या आता है, अ वेक्टर, इट इज जस्ट इक्वल टू मॉड ए, लिख लीजिए, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप, ठीक है ना। तो इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा, ये तो हमारे पास क्या आएगा, मैग्नीट्यूड लिख लीजिए, एन कैप इज द यूनिट वेक्टर, एन कैप इज द यूनिट वेक्टर perpendicular to the plane, n cap is the unit vector perpendicular to the plane in which a vector and v vector lies, in which a vector and v vector lies, ढंग से समझिए, and obtained by right hand thumb rule, and obtained by right hand thumb rule। ठीक है ना, समझिए, राइट हैंड थंब रूल क्या है, सीधा हाथ लीजिए, अगर ए क्रॉस बी निकालना है तो ए को बी की तरफ घुमाइए, तो जो अंगूठे का डायरेक्शन होगा वही हमारे पास क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। इस केस में ए क्रॉस बी कैसा आएगा, इस केस में ए क्रॉस बी कैसा आएगा, ए क्रॉस बी कैसा आएगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन एओबी एंड आउटसाइड द प्लेन, मतलब आपकी कॉपी के बाहर की तरफ आएगा, इनसाइड नहीं जाएगा। बात समझ में आ रही है ना, जैसे ए से बी की तरफ घुमाइए तो जो अंगूठे का डायरेक्शन होगा वही हमारे पास क्या होगा, ए क्रॉस बी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैग्नेटिक के लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए, इन दिस केस ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, in this case A cross B is the perpendicular to the plane AOB and outside the plane, and outside the plane। बात समझ में आई ना। तो A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A, A क्रॉस B और B क्रॉस A इक्वल कब हो सकते हैं, जब या तो इनमें से कोई जीरो हो या फिर इनके बीच का एंगल कितना हो, जीरो या पाई, तो दोनों साइड से वैल्यू जीरो आ जाएंगी। अदरवाइज ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या आएगा, माइनस ऑफ बी क्रॉस ए। नोट कर लीजिए, ऐसा हर केस में वैलिड होगा। अगर ए और बी नॉन जीरो है तो ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए इंप्लाइज थीटा इक्वल टू जीरो और पाई। बात समझ में आ गई ना, कंसंट्रेट करो यार। अगर हमारे पास ओ ए, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है,
तो मॉड ऑफ बी साइन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? ये थीटा है, एच इक्वल टू कितना आएगा? H1 इक्वल टू मॉड ऑफ बी साइन थीटा, ठीक है ना। और यहां से अगर हम इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, ये H2 है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये कितना होगा? H2 इज जस्ट इक्वल टू मॉड ऑफ ए साइन थीटा। मतलब अगर ये लेंथ हमारे पास मॉड ऑफ बी है तो ये लेंथ कितनी आएगी? मॉड ऑफ बी साइन थीटा। और अगर ये लेंथ ए है तो ये वाली लेंथ हमारे पास कितनी आएगी? दिस वन, मॉड ऑफ ए साइन थीटा। ढंग से समझना है, ढंग से समझिए। हमारे पास मॉड ऑफ ए क्रॉस बी क्या था? मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा। तो ये एच बन रहा है। तो किसी भी बेस लेंथ से अगर हम एच का मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एरिया। बात समझ में आ रही है ना? ढंग से समझिए रहा। तो मॉड ऑफ ए क्रॉस बी हमें क्या देता है? ये क्या देगा? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हैविंग एडजेसेंट साइड्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। सही तरह से समझना। अगर हमारे पास ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो जो हमारे पास पैरेललोग्राम बनेगा ऐसा कुछ बनेगा। तो इसका एरिया कितना आएगा? बेस इंटू हाइट। बात समझ में आ गई ना? और ये हाइट की वैल्यू कितनी है हमारे पास? मॉड ऑफ बी साइन थीटा। तो मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा किसके बराबर है? लिख लो जरा ढंग से। मॉड ऑफ ए क्रॉस बी गिव्स अस mod of A cross B gives us area of parallelogram having adjacent sides A vector and B vector, having adjacent sides A vector and B vector। ठीक है ना? अगर इसका हाफ कर दें तो क्या आ जाएगा? मॉड ऑफ ए क्रॉस बी बाई टू क्या देगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा यार। दिस लेंथ साइन ए बाई टू। लिख लो यार। मॉड ऑफ ए क्रॉस बी बाई टू गिव्स अस mod of A cross B by 2 gives us area of triangle having adjacent sides A vector and B vector। ठीक है ना? ढंग से समझिए। दो बातें मैंने अभी आपको बताई हैं एलिमेंट्री। एक तो एन कैप क्या है, ए क्रॉस बी का मतलब क्या है, इसका मैग्नीट्यूड हमें क्या देता है। आगे समझना। आई कैप क्या होता है? यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। जे कैप क्या होता है? यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस। के कैप क्या है? यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस। तो आपको एक रूल और ध्यान रखना है, ज्यादा कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। वैसे है तो बहुत आसान। आई जे के ये पॉजिटिव सेंस है, ये नेगेटिव सेंस है। ढंग से समझना। इसका मतलब क्या है? आई क्रॉस जे कितना आएगा? वैसे तो हम निकाल भी सकते हैं, ऐसे राइट हैंड थंब रूल से निकालेंगे तो कितना आएगा? कितना आएगा आई क्रॉस जे? के। जे क्रॉस के कितना आएगा? आई। इसको ऐसे समझना, अगर ऐसे हम जाएंगे तो नेगेटिव आएगा।
जे क्रॉस आई कितना आ जाएगा, माइनस के। तो वैसे तो काफी आसान है, याद करने की टेक्निक है, इसे भी नोट कर लो। मतलब आईजे के कई बार एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज से भी कर लेते हैं, या फिर आईजे के लिख लो, ये डायरेक्शन पॉजिटिव, ये नेगेटिव। समझ गए ना, नोट कर लिया। आगे ना, आगे समझिए। इसी की हेल्प से हम ये निकाल सकते हैं, अगर हमारे पास ए वेक्टर क्या है, A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, और बी वेक्टर कितना है, B1 आई कैप B2 जे कैप B3 के कैप। ए क्रॉस बी कितना आएगा, सिंप्लीफाइड करके करेंगे तो आई के साथ आई जीरो हो जाएगा, आई के साथ जे के होगा, आई के साथ के, ऐसा कुछ आ जाएगा। लेकिन सिंप्लीफाइड फॉर्म आती कितनी है, ये याद भी रखनी है हमें, आई जे के A1 A2 A3 B1 B2 B3। लेक्चर नोट कर लो। सही तरह से समझना। आ गया। अब ना वो कंसंट्रेट करो, नोट कर लिए, ये याद भी रखना है। ये ए डॉट बी कितना आया था हमारे पास, A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3। ए क्रॉस बी कितना है, आई जे के A1 A2 A3 B1 B2 B3। समझिए यार, ए क्रॉस बी का जो मेन यूज है, दो ही यूज है। ए क्रॉस बी का क्या है, यूज क्या है, मतलब टू एवेल्युएट यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन। जैसे एक प्लेन के वेक्टर हमें मालूम है कुछ, और कभी जरूरत किसकी पड़ रही है, उस प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर्स की जरूरत पड़ रही है, तो हम किसका सहारा लेंगे, ए क्रॉस बी। बात समझ में आ गई ना। और दूसरा मैंने यूज किया है, टू एवेल्युएट प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एरिया। ढंग से नोट कर लो, ये दो ही इंपॉर्टेंट यूज हैं। क्रॉस प्रोडक्ट का यूज क्या है, टू एवेल्युएट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन, टू एवेल्युएट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन, and to evaluate problems related to area। ठीक है ना, ध्यान से देखो यार, एक आध प्रॉब्लम ली जाए क्या, थोड़ा सा कंसेप्ट और बताते हैं, समझो यार। ए क्रॉस बी से हमारे पास आउटपुट क्या है, वेक्टर। तो अगेन दो पॉसिबिलिटी जनरेट होती हैं, इसको डिटेल में बाद में करेंगे। जो वेक्टर आउटपुट आया है, इसका अगेन हम तीसरे वेक्टर से क्या कर सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट भी कर सकते हैं और क्रॉस प्रोडक्ट भी कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है ना। ये अगेन स्केलर आ गया, लेकिन ये वेक्टर आया, इससे अगेन हमारे पास दो पॉसिबिलिटी जनरेट होंगी। बात समझ में आ रही है। इसका हम चौथे वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट भी कर सकते हैं और क्रॉस, ये दोबारा से कट हो जाएगा, इससे अगेन दो पॉसिबिलिटी जनरेट होंगी। तो कम से कम ट्रिपल प्रोडक्ट को अभी हमें ऐसे तो ध्यान रखना ही है कि अगर हमारे पास आउटपुट वेक्टर आ रहा है, तो तीसरे वेक्टर से अगर हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो उसे क्या कहते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। और तीसरे वेक्टर से क्या कर दें, वेक्टर प्रोडक्ट कर दें, तो उसे क्या कहेंगे, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब अगेन आउटपुट वेक्टर आया, तो उसके चौथे वेक्टर से हम क्या कर दें, डॉट प्रोडक्ट करें, तो वो क्या आ जाएगा, डॉट प्रोडक्ट। और क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट। बात समझ में आ गई नहीं। तो इसको अभी डिटेल में कंटिन्यू करेंगे।
अभी जो एलिमेंट्री आइडिया मैंने आपको बताया है, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, बस उसी का यूज करेंगे। बात समझ में आ गई ना? तो लाइंस की इक्वेशन बताई है, डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट का एलिमेंट्री आइडिया बताया है, इनका थोड़ा सा एप्लीकेशन वाला पार्ट देखेंगे। लिखिए, चलिए आगे। ये कंसेप्ट ही है, एज ए प्रॉब्लम लिखिए, लेकिन आप ध्यान भी रखना बाद में रिजल्ट है। लिखिए, एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम। ABCD is a parallelogram ABCD is a parallelogram if AC vector is equal to D1 रिजल्ट है, बाद में ध्यान भी रखना, एंड BD वेक्टर इज इक्वल टू D2, देन फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अगर हमें क्या हो, किसी पैरेललोग्राम के डायगोनल्स के अलोंग वेक्टर मालूम हो तो उसका एरिया कितना होता है, ये बाद में हमें ध्यान भी रखना है। अटेम्प्ट करिए। बहुत नॉर्मल सी अप्रोच है, रिजल्ट है, लेकिन ध्यान रखना है बाद में। देखने जरा, ऑब्जर्व करो। ए बी वेक्टर को इंट्रोड्यूस कर दिया हमने, ए नॉर्मल अप्रोच से कर रहे हैं। देखो यार, एडी को इंट्रोड्यूस किया, बी, तो D1 वेक्टर इक्वल टू कितना आएगा? इससे आसान अप्रोच नहीं हो सकती, ध्यान से देखना। ए प्लस बी, D2 वेक्टर कितना आएगा? बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। बात समझ में आई ना? इसको ए इंट्रोड्यूस किया, इसको बी किया, तो ये वाला आ गया, और ये भी आ गया, बी डी पोजिशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ बी। यहां से देखो बी कितना आया, D1 प्लस D2 बाई 2, जो हमें मालूम है उसी का यूज करेंगे। ए कितना आया? D1 माइनस D2 बाई 2। बात समझ में आ गई ना? तो हमें क्या निकालना है? एरिया। और पहले से ये तो मालूम ही है एरिया कितना होता है पैरेललोग्राम का। अगर एडजेसेंट वेक्टर ए और बी हैं तो मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, ये एरिया आता है। बात समझ में आ गई ना? तो ये कितना आएगा? ध्यान से देखना, बाद में तो याद भी रखना है। D1 माइनस D2 क्रॉस D1 प्लस D2 मॉड बाई 4, ऐसे ही आएगा ना? अब ध्यान से देखो जरा, D1 क्रॉस D1 कितना आएगा? D1 क्रॉस D1 इज 0 प्लस D1 क्रॉस D2 प्लस, और क्या आएगा? माइनस आ रहा है अब, माइनस D2 क्रॉस D1 माइनस D2 क्रॉस D2,
काफी एलिमेंट्री है, इसलिए अभी स्टेप्स कुछ लिख देता हूं, शुरुआत की क्लास है, ढंग से देखने जरा। ये दोनों तो जीरो ही हो गए, और d2 क्रॉस d1 किसके बराबर होगा? माइनस ऑफ d1 क्रॉस d2। तो कितना आ गया? 2 टाइम्स मॉड d1 क्रॉस d2 बाई 4। फाइनली रिजल्ट क्या है हमारे पास? मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया कि किसी भी पैरेललोग्राम के अगर डायगोनल के अलोंग वेक्टर्स d1 और d2 हैं तो इसका एरिया कितना होता है? मॉड ऑफ d1 प्लस d2 मॉड ऑफ d1 क्रॉस d2 बाई 2। समझ गए ना? समझ आ गए हर्ष? समझ आ गया सभी को? नेक्स्ट लिखो चलो। ये रिजल्ट है, याद भी रखना है इसे। जैसे एडजेसेंट साइड्स के अलोंग वेक्टर ए और बी हैं तो एरिया कितना आएगा? मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। और अगर इसके अलोंग वेक्टर्स d1 और d2 हैं तो एरिया कितना आएगा? मॉड ऑफ d1 क्रॉस d2 बाई 2। नेक्स्ट समझो, ये प्रॉब्लम है, याद नहीं रखनी है, प्रॉब्लम है ओनली। इन अ ट्राइंगल circumcenter is the reference point and position vectors of a vector comma b vector a comma b comma c are r1 vector comma r2 vector comma r3 vector are r1 vector comma r2 vector comma r3 vector। then find equation of straight line। first problem लिखो। then find equation of straight line passing through orthocenter and perpendicular to the plane ABC। एक स्टेप की प्रॉब्लम है, बहुत ध्यान से करना। अटेम्प्ट करो सही तरह से। थोड़ा बहुत भी समझ में आया तो 1-2 मिनट में हो जानी चाहिए। देखो यार, सरकम सेंटर अगर रेफरेंस पॉइंट है तो आर एच कितना आएगा? इसमें तो कोई टेंशन है ही नहीं। आर एच कितना आएगा? R1, एक्सप्लेन भी नहीं करूंगा मैं, R1 प्लस R2 प्लस R3, इतना ही आएगा ना। सरकम सेंटर अगर रेफरेंस पॉइंट है तो आर एच कितना आएगा? R1 प्लस R2 प्लस R3। ढंग से समझिए, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आ जाएगी? आर वेक्टर इज इक्वल टू आर एच प्लस लैम्डा टाइम्स R1 माइनस R2। कहीं से भी लिख दो, इस चीज को ढंग से समझना। क्रॉस R3 माइनस R2। बात समझ में आ गई ना? इससे क्या आएगा भाई? इसमें इसका क्रॉस कर दिया तो डायरेक्शन क्या आएगा? इस प्लेन के परपेंडिकुलर। बात समझ में आ गई ना? एक पॉइंट मालूम हो गया, ये वेक्टर मालूम हो गया, लाइन यहां से एच से पास होगी और ऐसे कुछ परपेंडिकुलर होगी प्लेन के। समझ आ गया ना? समझ आया? मिश्रा जी समझ आ गया? नहीं आया? आ गया? नेक्स्ट लिखो। ये भी प्रॉब्लम है, इसमें एक कंसेप्ट भी है जो याद भी करना है।
लेकिन एज ए प्रॉब्लम लिखिए अभी आप, मैं बता दूंगा बाद में क्या है। अटेम्प्ट करो, लिखो जरा। इन अ ट्राइंगल ABC position vector of vertices are R1, R2, R3। रेफरेंस पॉइंट कहीं भी हो नहीं मालूम है। Then prove that length of perpendicular drawn from A upon BC is equal to mod R1 cross R2 plus R2 cross R3 plus R3 cross R1 mod upon mod R2 minus R3। ध्यान से अटेम्प्ट करो जरा। दो मिनट ओनली। देखिए जरा, बहुत आसान प्रॉब्लम दी है। वैसे और भी तरीके होंगे, अभी जो हमें स्ट्राइक करना चाहिए था, ये एच निकालना है हमें। इसे देख के स्ट्राइक कर सकता था। ये लेंथ कितनी है? BC। ढंग से देखना यार। ABC तरीके से समझना। H इंटू BC बाई 2, ये क्या होगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू कितना आएगा? 1/2 मॉड R1 माइनस R2। ध्यान से देखना, समझना। ये वाला वेक्टर हो गया क्रॉस R3 माइनस R2। पहले रिजल्ट बता देता तो स्ट्राइक कर सकता था। ये कितना आ गया? H मॉड R3 माइनस R2 इज इक्वल टू, इसे ध्यान से देखना, R1 क्रॉस R3 आएगा मॉड R1 क्रॉस R3। इसके बाद क्या आएगा? माइनस R1 क्रॉस R2। R1 क्रॉस R3 आएगा, ये क्या है? R2 है। माइनस R2 क्रॉस R3 और R2 क्रॉस R2 0 हो जाएगा। बहुत ध्यान से देखना, बात समझ में आ गई ना? ये कितना आया हमारे पास? माइनस माइनस हटा दो सब। R1 क्रॉस R2, ये प्लस का हो जाएगा, प्लस R2 क्रॉस R3, ये माइनस का हो जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस
R3 क्रॉस R1, इसे लिख दिया हमने, इसे क्या लिख दिया है, माइनस ऑफ R3 क्रॉस R1, फिर माइनस बाहर ले लिया है। समझ गए ना, बात समझ में आ गई, एच आ गया, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। मॉड R1 क्रॉस R2 प्लस R2 क्रॉस R3 प्लस R3 क्रॉस R1 अपॉन मॉड R3 माइनस R2। बात समझ में आ गई नहीं? बहुत आसान प्रॉब्लम थी, लेकिन स्ट्राइक नहीं की। और भी ऐसी प्रॉब्लम्स बनती हैं, तो ट्राइंगल के एरिया से रिलेटेड एक रिजल्ट आप जरूर ध्यान रखिए। वैसे है तो बहुत आसान, लेकिन उसे आप ध्यान रखेंगे तो बेटर रहेगा। लिख लीजिए, एज अ रिजल्ट भी एक चीज ध्यान रखना है इसमें, लिखो यार, इफ AR1, रेफरेंस पॉइंट कहीं भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, रिजल्ट जरूर ध्यान रखना है। इफ AR1 BR2 CR3, AR1 BR2 CR3 are vertices of triangle, then its area equal to, हाल तो एक ही स्टेप में डेवलप कर लेंगे, लेकिन ये भी ध्यान होगा तो कुछ प्रॉब्लम्स स्ट्राइक करेंगे आपको। Then area of triangle is equal to 1/2 R1 cross R2 mod plus R2 cross R3 plus R3 cross R1 mod। समझ गए ना? इस रिजल्ट को जरूर ध्यान रखना, आगे कभी प्रॉब्लम में लूंगा, मैं यूज करूंगा। आगे लिखो जरा, एरिया की प्रॉब्लम देता हूं कुछ। लिखो, इन ट्राइंगल एबीसी इन ट्राइंगल एबीसी D comma E comma F are the points on AB, BC and CA such that AD upon DB, ये 1:2 है, ये 1:1 है, ये 3:1 है। Then using vectors, find ratio of area of triangle DEF upon triangle ABC. Then using vectors find the area of ratio of these areas of these triangles. करो यार, अटेम्प्ट करो। इंट्रोड्यूस करना था, ज्यादा बेटर ये है, ए को ही कर लेते हैं, इस वेक्टर को इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। ए R1 मान लो, या इसको इंट्रोड्यूस कर देते हैं R2। तो डेल्टा हमारे पास कितना होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल मॉड R1 क्रॉस R2/2। बात समझ में आई ना? ये मॉड ऑफ R1 क्रॉस R2/2, इसमें कोई डाउट? ठीक है ना? अब ध्यान से देखना यार, अगर हमारे पास ई का पोजीशन वेक्टर कितना आ जाएगा,
इसका R1 है, इसका R2 है, ये तो डायरेक्टली आ जाएगा। RE कितना आएगा? RE कितना आएगा हमारे पास? R1 प्लस R2 बाई 2, ठीक है ना? RD कितना आ जाएगा? 20 1 R1 बाई 3, R1 बाई 3। RF कितना आएगा? जिनसे नहीं आया वो अपने आप कर लें, समझ लें। RF कितना आएगा? कितना आएगा? 3 इंटू 0 1, R2 बाई 4 आ रहा है क्या? R2 बाई 4। तो ये तीनों वर्टिसेस के पोजीशन वेक्टर आ गए। बात समझ में आई ना? यहां से हम क्या निकाल लेंगे? DEF का एरिया कैसे आएगा? 1/2 मॉड RD माइनस RE या RF, किसी एक को ले लेना, क्रॉस RE माइनस RF। तो जब इसको एरिया को सिंप्लीफाई करेंगे हम, तो ये भी किसके टर्म्स में आ जाएगा? इन टर्म्स ऑफ मॉड ऑफ R1 क्रॉस R2। तो सिर्फ रेशियो आ जाएगा। बात समझ में आ गई नहीं? समझ आ गए? ठीक है ना? ये आप तीनों के पोजीशन वेक्टर मालूम है, जो अभी रिजल्ट निकाला था उसको डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई टेंशन है नहीं। समझ गए नहीं? नेक्स्ट लिखो चलो। अब थोड़ा सा कंसेप्चुअल बात बताता हूं मैं आपको। ये लाइन की पहले बता तो चुका हूं। जैसे ऐसी लाइन की इक्वेशन क्या थी जो R1 से पास हो रही थी और R2 के पैरेलल थी। R वेक्टर इक्वल टू R1 प्लस लैम्डा टाइम्स R2। इस लाइन के बारे में क्या बता सकते हैं? इट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन passing through the point having position vector R1 vector and line is parallel to free vector R2 vector। नोट कर लो यार, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है? दोबारा से नोट कर लो। इट रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ लाइन it represent the equation of line passing through the point having position vector R1 vector and line is parallel to free vector R2 vector। and line is parallel to free vector R2 vector। ढंग से समझिए रे। R वेक्टर माइनस R1 हमारे पास कितना आ जाएगा? लैम्डा R2 वेक्टर। इसमें कोई डाउट? ये लैम्डा की एक वैल्यू के लिए कितने पॉइंट्स आएंगे? 1 पॉइंट। अभी काम करो, दोनों तरफ क्रॉस प्रोडक्ट कर दो R2 से। तो R वेक्टर माइनस R1 वेक्टर क्रॉस R2 वेक्टर इक्वल टू 0। R माइनस R1 क्रॉस R2 वेक्टर इक्वल टू 0। ढंग से समझिए, यह है तो बहुत आसान सी बात, बहुत ज्यादा काम किए। अगर ये फर्स्ट स्टेप है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, तो ये डायरेक्शन है तो हमारे पास ये डायरेक्शन भी है। तो कई बार ये स्ट्राइक नहीं करता, इसको ढंग से समझिए। अगर ऐसे भी लिखा है हमारे पास, थर्ड इक्वेशन की तरह से लिखा है, तो ये भी क्या रिप्रेजेंट कर रही है? इट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट हैविंग पोजीशन वेक्टर R1 वेक्टर एंड लाइन इज पैरेलल टू R2 वेक्टर। ढंग से नोट कर लो। इस फॉर्म में भी लिख लेना, ये एक ही बात है, ऐसे जाएं या ऐसे जाएं। ये भी क्या रिप्रेजेंट कर रही है? इक्वेशन ऑफ लाइन दैट इज पैरेलल टू R2 वेक्टर एंड पासिंग थ्रू R1 वेक्टर। बात समझ में आ गई नहीं? समझ आया? ये समझ आ गया?
आगे लिखो। ये भी नेक्स्ट, ये कंसेप्ट है, पूरा ध्यान रखना, सही तरह से याद करने की चीज है ये। मतलब इस फॉर्म में दियो लाइन या इस फॉर्म में दियो, दोनों तरह से हमें स्ट्राइक करना चाहिए। आगे नोट करिए, एंगल बिटवीन, ये कंसेप्ट है ये भी, एंगल बिटवीन टू कोप्लेनर और टू स्क्यू लाइन्स, एंगल बिटवीन टू कोप्लेनर और स्क्यू लाइन्स। आर वेक्टर इक्वल टू A1 प्लस लैम्डा B1 वेक्टर। ये किस लाइन की क्वेश्चन है? पासिंग थ्रू A1 एंड पैरेलल टू B1। आर वेक्टर इक्वल टू A2 प्लस म्यू B2। ये किस लाइन की क्वेश्चन है? पासिंग थ्रू A2 एंड पैरेलल टू B2। तो लाइन्स चाहे कैसी भी हो, कोप्लेनर हो या अलग अलग प्लेन में हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अलग प्लेन में भी ये लाइन्स, ऐसी लाइन्स भी हैं तो भी कोई अंतर नहीं है, ढंग से समझिए। मतलब कोई भी लाइन है, पहले के पैरेलल वेक्टर क्या है? B1, और दूसरे के पैरेलल वेक्टर क्या है? B2। तो आपको एक ही स्टेटमेंट ध्यान रखना है, समझ के वो भी, एंगल बिटवीन L1 इक्वल टू 0 एंड L2 इक्वल टू 0 इज एग्जैक्टली सेम एज एंगल बिटवीन B1 वेक्टर एंड B2 वेक्टर। नोट कर लो, एंगल बिटवीन L1 इक्वल टू 0 एंड L2 इक्वल टू 0 is exactly same as angle between B1 vector and B2 vector। बात समझ में आ गई नहीं? जो भी जिस फॉर्म में भी दिया होगा देख लेंगे हम। B1 क्रॉस B2 का मॉड अपॉन मॉड ऑफ B1 मॉड ऑफ B2। बात समझ में आ गई नहीं? कोई दिक्कत तो है नहीं इसमें? बस बहुत है, अब रिवाइज कर लीजिए जरा।